हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप RSAT की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी को और परफेक्ट करने के लिए और मजबूत करने के लिए एक क्लास लेके आया हूं मैं, ठीक है। और इस क्लास के सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिन प्रश्नों का आता है और जिनका नहीं आता है थोड़ा वेट करना, मैं सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न इस क्लास का कि MS पावर में बनाई गई प्रस्तुति को किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जाता है और ये फाइल स्लाइड, टेक्स्ट, इमेज तथा अन्य ऑब्जेक्ट को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है। पहला प्रश्न था कि MS पावर में बनाई गई प्रस्तुति को किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जाता है और ये स्लाइड, टेक्स्ट, इमेज तथा अन्य ऑब्जेक्ट को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है। पहला .ppt, .pptx, .doc है ना। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं सामने, आप आराम से पढ़िए एक बार इनको और बताइए मुझे क्या होगा इसका सही जवाब। देखते हैं किन किन बच्चों का सही जवाब आता है इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे .xls और .xls है, दो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये आते हैं दोस्तों MS एक्सेल में काम। किस में आते हैं? MS एक्सेल की वर्कशीट में आते हैं काम। यहाँ पे .docx और .doc काम आते हैं बच्चों MS वर्ड में काम। किस में आते हैं? MS वर्ड में। यहाँ पे .ppt और .ppts काम आएंगे दोस्तों। पहले में आएगा ए ऑप्शन इज राइट। तो MS पावर में जो प्रेजेंटेशन बनाई जाती है वो .ppt या .pptx में सेव की जाती है। ओके, उम्मीद करूंगा पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पावर का उपयोग सामान्यतः किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब किसी विषय को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना हो। पहला, नोट्स और आउटलाइन बनाने के लिए, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, प्लानिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए या उपरोक्त सभी। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे सही जवाब? जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं। पावर का उपयोग सामान्यतः किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब किसी विषय को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना हो। तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, नोट्स आउटलाइन के लिए भी किया जाता है इसका प्रयोग, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी करते हैं हम, और प्लानिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए भी करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी आएगा भाई। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीन ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूँ दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पे एक बार सभी बच्चे पढ़िए साथ में कि स्लाइड शो के दौरान जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में परिवर्तन होता है तो उस पर लागू इफेक्ट को क्या कहा जाता है और यह प्रेजेंटेशन को अधिक आकर्षक कैसे बनाता है। पहला ऑप्शन एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशंस या स्लाइड डिजाइन। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे इसका। स्लाइड शो के दौरान जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में परिवर्तन होता है तो उस पर लागू इफेक्ट को क्या कहा जाता है और ये प्रेजेंटेशन को अधिक आकर्षक कैसे बनाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने। बात की जा रही दोस्तों एक स्लाइड से, किससे? एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आपको जाना है। मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आपको जाना है और जो इफेक्ट आपको नजर आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों ट्रांजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांजिशंस कहेंगे। सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि पावर में स्लाइड शो को प्रारंभ यानी कि स्टार्ट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे तेज और कॉमन यूज होता है जिससे प्रेजेंटेशन सीधे फुल स्क्रीन मोड से शुरू हो जाती है। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे सही जवाब देंगे इसका। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला F5 की दबाना, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो चुनना, दूसरा रिहर्स टाइमिंग चुनना या A और B दोनों। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको देता हूं मैं 5 सेकंड का समय। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों पहला F5 की दबा के भी कर सकते हैं हम इसको। दूसरा स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो चुनना। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, A और B दोनों। डी ऑप्शन आएगा बच्चों A और B दोनों। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा है दोस्तों मोशन पथ एनिमेशन का उपयोग पावर में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है और ये किस प्रकार अन्य एनिमेशन से अलग होता है।
मोशन पथ एनिमेशन का उपयोग पावर पॉइंट में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है और ये किस प्रकार अन्य एनिमेशन को अलग होता है। पहला, एंट्रेंस इफेक्ट देने के लिए, दूसरा स्लाइड्स को आगे बढ़ाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को निर्धारित पथ पर मूव करने के लिए, या उपरोक्त सभी। दोस्तों मोशन पथ एनिमेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसका होगा किसी ऑब्जेक्ट को निर्धारित पथ पर मूव करने के लिए। सी ऑप्शन इज राइट। पांचवें में क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है कि जब आप पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको कौन कौन से विकल्प मिलते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। पहला, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, दूसरा एग्जिटिंग टेम्पलेट, तीसरा डिजाइनिंग टेम्पलेट, या उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आपको नई प्रेजेंटेशन बनानी है, नई क्या बनानी है दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप वहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, और यहाँ पे डिजाइन टेम्पलेट का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा बच्चों, उपरोक्त सभी आएगा। डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। उम्मीद करूंगा बच्चों छठा भी आपका मतलब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से और आपने सॉर्ट आउट कर दिया होगा। अब चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में वर्कबुक किसे कहा जाता है और ये किन किन कंपोनेंट्स का एक लॉजिकल कलेक्शन होता है जो यूजर को डाटा को व्यवस्थित रूप से मैनेज करने की सुविधा देता है। एमएस एक्सेल में वर्कबुक किसे कहा जाता है और ये किन किन कंपोनेंट्स का एक लॉजिकल कलेक्शन होता है जो यूजर को डाटा को व्यवस्थित रूप से मैनेज करने में सुविधा देता है। केवल एक वर्कशीट, चार्ट का समूह, केवल ग्राफ्स, या वर्कशीट और चार्ट का संग्रह। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वर्कशीट और चार्ट्स का संग्रह, मतलब डी ऑप्शन इज राइट। सातवें में क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ सातों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करो इस क्लास को जिनकी RSCIT की एग्जाम है, ठीक है। और साथ में आप भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे क्लास के जब चैनल सब्सक्राइब होगा अपना, ठीक है। अब चलते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आपसे, ध्यान से देखिएगा कि एक्सेल में नेम बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है और यह यूजर को एक्टिव सेल की जानकारी किस प्रकार प्रदान करता है। पहला, एक्टिव सेल का लोकेशन यानी कि सेल एड्रेस दिखाता है, दूसरा फॉर्मूला बार की जानकारी देता है, तीसरा स्टेटस बार की जानकारी देता है, चौथा मेन्यू बार दिखाता है। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब कि एक्सेल में नेम बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है और ये यूजर को एक्टिव सेल की जानकारी किस प्रकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों कि नेम बॉक्स क्या होता है, एक तरीके से जो सेल होते हैं उसका पता दिखाता है, एक्टिव सेल का पता यहाँ पे बताता है दोस्तों, एक्टिव सेल का पता यहाँ पे बताता है। एक्टिव सेल क्या होती है, जिस सेल में हम करंट टाइम में या इस समय जो जिस सेल में लिख रहे होते हैं ना एक्सेल के अंदर, उसे हम एक्टिव सेल बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा आठवां प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा भाई सभी को। अब चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एमएस एक्सेल में किसी एक सेल या रेंज की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर एग्जैक्टली वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। केवल कॉपी पेस्ट करना, Ctrl+C और Ctrl+V करना, केवल ड्रैग करना, या फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना। तो बात की क्या की जा रही दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की, ठीक है, और दूसरी जगह अप्लाई करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो उसके लिए हम बात करेंगे दोस्तों फॉर्मेट पेंटर की। क्या होगा दोस्तों सही ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर होगा इसमें, क्लियर। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, फॉर्मेट पेंटर, डी ऑप्शन। तो 9वें में क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट पेंटर। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जब आप एक्सेल में किसी रो या कॉलम को फ्रीज करते हैं तो स्क्रॉलिंग के दौरान उसका व्यवहार कैसा होता है और यह सुविधा किस कमांड द्वारा प्राप्त की जाती है। पहला, वह स्क्रॉल के साथ गायब हो जाता है, वह स्थिर रहता है, वह डुप्लीकेट हो जाता है, वह हाइड हो जाता है। दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे फ्रीज करने की। तो फ्रीज करने का सीधा सा मतलब क्या होता है दोस्तों, रो और कॉलम फ्रीज करने का सीधा सा मतलब होता है स्थिर करना। क्या होता है बच्चों, स्थिर करना होता है। तो यहाँ पे होगा कि वह स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। 10वें में क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगा, वह स्थिर रहता है। तो मुझे बताइए कि इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां है कि एक्सेल 2019 में किसी सेलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की सबसे अधिक उपयोगी होती है जिससे आप सेल के अंदर के डाटा को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं। F3, F5, F7 या F2।
दोस्तों बात करें यहाँ पे फंक्शन की तो आप ध्यान रखना कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है ना वो कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है फंक्शन की 12 होती है। कितनी होती है बच्चों? 12 होती है, जो F1 से स्टार्ट होती है F12 पे खत्म होती है। इस बात का आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लेकिन बात की जा रही है कि हम किसी सेल में उसको एडिट करना है या फिर किसी आइकन को एडिट करना है, किसी फोल्डर को एडिट करना है, तो उसके लिए हम यूज लेंगे दोस्तों F2 कुंजी का। किसका लेंगे बच्चों? F2 कुंजी का लेंगे, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन इज राइट होगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूं 11% भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बिना किसी देरी के आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे कि यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका पूरा लेआउट, मार्जिन, हेडर, फुटर आदि देखना चाहते हैं तो कौन सा व्यू सबसे उपयुक्त होगा? नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू या वेब लेआउट व्यू? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो भाई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखना है ना आपको, तो यहां पे आएगा बच्चों प्रिंट लेआउट व्यू। क्या आएगा? प्रिंट लेआउट व्यू आएगा, मतलब 12वें में आएगा बी ऑप्शन इज राइट, प्रिंट लेआउट व्यू। उम्मीद करूंगा 12वां प्रश्न आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प एमएस वर्ड में किस प्रकार की सेटिंग को दर्शाते हैं जो डॉक्यूमेंट के पेज की दिशा को निर्धारित करती है। मतलब जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है ना भाई, ये एक तरीके से पेज की दिशा को निर्धारित करते हैं। पोर्ट्रेट में जो पेज होता है ना भाई, पोर्ट्रेट में जो पेज दिखाई देता है आपको ऐसे दिखाई देता है खड़ा, मतलब वर्टिकल शेप में, और जो लैंडस्केप में आपको पेज दिखाई देता है वो दिखाई देता है ऐसे आड़ा, मतलब हॉरिजॉन्टल शेप में। ठीक है, और ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि ये किस प्रकार की सेटिंग को दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं दोस्तों पेज ओरिएंटेशन को। सवाल आएगा एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट। 13वें में क्या आएगा बच्चों? ए ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यदि आप एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प आपको ये परिवर्तन करने की सुविधा देता है? भाई कौन करेगा? हेडर एंड फुटर टूल बार, प्रिंट लेआउट व्यू, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स या नन ऑफ द अबोव? क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे भाई यहाँ पे। तो यदि आप एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा इसका वो होगा बच्चों पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। क्या होगा? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होगा, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा? सी ऑप्शन इज राइट होगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे 15वां है कि एमएस वर्ड 2019 में रिबन इंटरफेस विभिन्न टैब्स में विभाजित होता है, तो इसमें कौन सा विकल्प एक वैध टैब को दर्शाता है जो डॉक्यूमेंट एडिटिंग के उपयोग होता है? तो यहाँ पे आएगा बच्चों टैब्स का उपयोग। किसका? टैब्स का आएगा, जैसे कि होम टैब भी आ जाते हैं इसमें, होम हो गया, इंसर्ट भी आ जाते हैं दोस्तों, है ना, ये टैब होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो 15वें में आएगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है कि हेडर और फुटर का उपयोग एमएस वर्ड में मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? विशेष रूप से डॉक्यूमेंट को कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए, प्रत्येक पेज के शीर्ष और नीचे समान जानकारी दिखाने के लिए, केवल प्रिंटिंग के समय उपयोग के लिए या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए? तो यहाँ पे आएगा बच्चों प्रत्येक पेज के शीर्ष और नीचे के समान जानकारी दिखाने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मान लो एक पेज है, डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपने लिख दिया जैसे कि यहाँ पे लिख दिया आपने जैसे कि क्लास, है ना, तो ये सभी पेज ऑफ क्लास दिखाई देगा आपको हेडर में, ये हेडर होता है वैसे, है ना। और जैसे कि फुटर में आप लिख दिया है कि एंड लिख दिया है ऐसे एंड, तो यहाँ पे सभी में आपको एक तरीके से एंड दिखाई देगा फुटर के द्वारा नीचे की ओर, है ना, मतलब पेज के नीचे हिस्से में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 17वां यहाँ पे कि एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? विशेष रूप से जब आपको एक ही फॉर्मेटिंग को कई स्थानों पे लागू करना हो, फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, पेज सेटअप बदलने के लिए या स्टाइल्स बदलने के लिए। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसके लिए सही जवाब होगा इसका फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, यानी फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। ठीक है, और एमएस वर्ड की जो टैब में मिलता है ना भाई फॉर्मेट पेंटर, वो मिलता है आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में, मतलब सॉरी होम टैब के, मतलब होम टैब के CLIPBOARD क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलता है ये। ठीक है,
ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे 17वें में कर लीजिएगा सभी बच्चे बी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISMS, ISMS के लिए कौन सा ISO स्टैंडर्ड सबसे उपयुक्त माना जाता है? ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27001। यहाँ पे आएगा बच्चों ISO 27001। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लीजिए डी ऑप्शन पे टिक, ISO 27001 28वें में आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारा 19वां कि IT एक्ट 2000 भारत में किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था जिससे डिजिटल लेन देन और साइबर गतिविधियों को कानूनी मान्यता मिल सके? टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इनसाइडर ट्रेडिंग। यहाँ पे आएगा बच्चों IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सी ऑप्शन इज राइट बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 19वें में क्या आएगा बच्चों? सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज की 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम ऐसा होता है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की पहचान से बचने या उसे निष्क्रिय करने का प्रयास करता है? निम्न में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम ऐसा होता है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की पहचान से बचने या उसे निष्क्रिय करने का प्रयास करता है? वर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे मैलिशियस प्रोग्राम की, तो वो होगा यहाँ पे पहचान उसे निष्क्रिय करने का प्रयास करता है, तो ये करता है रेट्रोवायरस बच्चों। कौन करता है? रेट्रोवायरस करता है। 20वें में आएगा बच्चों, बी ऑप्शन इज राइट, रेट्रोवायरस। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 21वां यहाँ पे कि ऐसा कौन सा गूगल का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां शिक्षक यानी कि टीचर आसानी से असाइनमेंट्स दे सकते हैं, अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं और छात्रों को इंटरेक्शन कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं? गूगल क्लासरूम, गूगल फॉर्म, गूगल सीट या गूगल डॉक्स। तो यहाँ पे आएगा बच्चों गूगल क्लासरूम। क्या आएगा बच्चों? गूगल क्लासरूम आएगा, मतलब ए ऑप्शन इज राइट, गूगल क्लासरूम। अब बात करते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके सामने कि गूगल शीट का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब डाटा को एनालाइज, ऑर्गेनाइज और विजुअलाइज करना हो? पहला ऑप्शन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए और डाटा एनालाइज के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों गूगल शीट्स की, तो ये आता है दोस्तों स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए और डाटा एनालाइज करने के लिए, मतलब बी ऑप्शन इज राइट। 22वें में क्या आएगा बच्चों? बी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ 22वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां है कि गूगल डॉक्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है और यह कोलैबोरेटिव वर्क में किस प्रकार सहायक होता है? पहला केवल रीडिंग के लिए, दूसरा केवल ऑफलाइन एडिटिंग के लिए, तीसरा डॉक्यूमेंट बनाना, एडिट करना और रियल टाइम कोलैबोरेट करना, या फिर केवल फाइल स्टोरेज के लिए। दोस्तों गूगल डॉक्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये MS वर्ड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट बनाना, एडिट करना और रियल टाइम कोलैबोरेट करना, मतलब रियल टाइम आप यूज कर सकते हैं कई मल्टीपल यूजर इसको। तो यहाँ पे आएगा 23वें में सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आपने उन बच्चों के पास शेयर भी किया होगा जिनकी RSCIT के एग्जाम है। तो यहाँ पे 24वां प्रश्न है कि गूगल स्लाइड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, विशेष रूप से आपको इंफॉर्मेशन विजुअली प्रेजेंट करना हो तो? स्प्रेडशीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने और दिखाने के लिए, केवल टेक्स्ट लिखने के लिए, केवल डाटा स्टोर करने के लिए? तो यहाँ पे आएगा बच्चों प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, मतलब प्रेजेंटेशन बनाने और दिखाने के लिए। एक तरीके से गूगल स्लाइड है ना, वो पावर पॉइंट की तरह काम करता है। किसकी तरह बच्चों? पावर पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक है, ओके। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसमें तो बी ऑप्शन आएगा बच्चों। अब चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है कि गूगल फॉर्म्स का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है और यह डेटा कलेक्शन में कैसे सहायक होता है? केवल चार्ट्स बनाने के लिए, ऑनलाइन सर्वे क्यूज और फीडबैक कलेक्ट करने के लिए, केवल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, केवल प्रेजेंटेशन के लिए? तो गूगल फॉर्म्स की बात की जा रही है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा ऑनलाइन सर्वे क्विज और फीडबैक कलेक्ट करने के लिए। तो 25वें में आएगा बच्चों बी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये 25 के 25 प्रश्न आपके एकदम सही हो गए होंगे, एकदम समझ में आ गए होंगे आप सभी बच्चों को।
तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पूरे 25% आज की क्लास के सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इस क्लास को उन बच्चों के पास शेयर जरूर कर दो जिनकी RSCRT के एग्जाम है, जिससे उनको पता लगे भाई ऐसे पर्सनों का लेवल आता है, क्योंकि ये सारे पर्सन जो मैं आपकी किताब से लेके आया हूँ, इस तरीके से आपकी बुक से लेके आया हूँ, सीधी सी बात ये है दोस्तों, ठीक है। तो इन 25 में से आपके कितने हुए वो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे, ठीक है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बढ़िया करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।